वेलकम टू द मंथली करंट अफेयर्स वीडियो बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। इन वीडियोस में हम सारे महीने के सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं। दोज टॉपिक्स ऑन विच मैक्सिमम एडिटोरियल्स वर रिटन, मोस्ट टीवी डिस्कशंस वर हेल्ड. We discuss the background of these issues and also anything that is related and important for prelims as well as mains. My name is Sumit. This video is based on the Indian Express, The Hindu, Rajya Sabha TV and multiple other sources which are important to cover these issues in a holistic manner. तो स्टार्ट करेंगे कंटेंट्स के साथ। सितंबर में कौन से इश्यूज थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई? The first issue that we are going to discuss in this video is the government ban on Chinese app. This is related to your international relations as well as economy topic in UPSC. Second topic is the AFSPA. There were some encounters जिनके खिलाफ आर्मी ने और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली। उन्होंने ऐसा पाया इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि ये फेक एनकाउंटर्स हो सकते हैं. So AFSPA was in discussion because of that. So AFSPA, that is related to your security. Since it is also an act and it is related to human rights, so it is also related to Indian polity as well. The third topic that we are going to discuss is the economy and its contraction by 23.9%. India की GDP 23.9% गिर गई. उसके कारण और क्या उसके वे आउट हो सकते हैं, that we are going to discuss. This is related to Indian economy. इसके बाद पार्लियामेंट सेशन हुआ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जिसमें 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इन चीज़ों में कुछ चेंजेस किए गए थे एंड दैट इज़ वाई ये डिस्कशन में आ गए. इनके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे गए. दिस इज रिलेटेड टू योर इंडियन पॉलिटी एंड द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन द कंट्री फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वाज द फार्म ऑर्डिनेंसेस, द फार्म बिल्स. फार्म बिल्स क्या प्रपोज कर रहे हैं और इनमें क्या कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस और ये है इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा. नेक्स्ट हॉट टॉपिक फॉर सितंबर वाज द बहरीन एंड देयर एग्रीमेंट विद इजराइल. इन लास्ट मंथ्स करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था कि यूएई ने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था. बहरीन हैज फॉलोड यूएई इन साइनिंग दिस एग्रीमेंट विद इजराइल. नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टबल बर्निंग. हर साल की तरह स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है पंजाब में, हरियाणा में. हर साल की तरह दिल्ली एयर पोल्यूशन की वजह से गैस चैम्बर बन रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट सरकारों को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ऑर्डर कर रही हैं, डांट रही हैं कि स्टबल बर्निंग का कोई रेजोल्यूशन क्यों नहीं किया जाता. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम एज वेल. दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. We will be discussing the labor codes that were passed by the parliament. Like the farm ordinances, labor laws में भी कुछ changes propose किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. This is very important and this is related to Indian economy. And the last issue that we are going to discuss is the 75-year celebration, anniversary or commemoration of United Nations. United Nations को बने 75 साल पूरे हो गए in 2020. इंडिया इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सालों से रिफॉर्म डिमांड कर रहा है इन सिक्योरिटी काउंसिल, इन जनरल असेंबली, इन द वीटो पावर्स एंड मेनी अदर थिंग्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स एज वेल. और क्या इंडिया और पाकिस्तान में बहस हुई हर साल की तरह जनरल असेंबली में? दिस इज पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस video. In the August 2020 current affair analysis, we discussed all these issues. So if you have not seen that video and if you think कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में और जानने की ज़रूरत है, so you can visit that video and you can watch that as well. Last month ये सभी टॉपिक्स न्यूज़ में थे. Starting with this month's current affairs, the first topic, government bans Chinese apps. इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया. दिस सेक्शन इट अलाउज बैनिंग ऑफ द मोबाइल ऐप्स, स्पेशली दोज ऐप्स व्हिच आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टू द डिफेंस ऑफ इंडिया एंड टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर. तो ये सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. And because these apps were stealing and transmitting Indian users data, Indian users के डाटा को ट्रांसमिट कर रही थी चुरा के
secretly to the servers which are not located in India. इन सभी ऐप्स को बैन करने की रिकमेंडेशन दी थी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। ये साइबर क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंटर है and it works under Home Ministry. So on the basis of these recommendations, Government of India banned these Chinese apps. Now as such, this is not a very big issue, but the real issue is that these apps have been banned because of certain reason. वो reason है इंडिया और चाइना के बीच में कुछ tensions चल रही हैं। इंडिया और चाइना ने अपने 70 साल relations के भी complete किए हैं in 2020. So this relationship becomes very important. And that is why we have made a video on India-China relations starting from 1950 जब दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे, तब से लेके 2020 तक जो कुछ भी हुआ, वॉर्स हुई, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए, समिट्स हुए, बॉर्डर क्लैशेस हुए, ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। द लिंक ऑफ दिस वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट इशू, दैट इज आफ्सपा। जम्मू एंड कश्मीर से एक न्यूज आई कि इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुछ टेररिस्ट की हत्या हो गई है, कुछ टेररिस्ट को मार दिया गया है। बट आफ्टर द न्यूज केम इन, द फैमिली मेंबर्स ऑफ दीज एलिजेड टेररिस्ट्स, दे सेड दैट दे वर वेरी कॉमन यंगस्टर्स हु वेंट टू अ विलेज नेम्ड शोपियां टू डू सम लेबर वर्क। तो इंडियन आर्मी ने इस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट किया। आर्मी की इंक्वायरी में यह पता लगा कि शोपियां का जो ऑपरेशन था दैट कॉन्ट्रावीन्ड द डूज एंड डोंट्स ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। किसी भी ऐसे एक्शन के दौरान क्या डूज और डोंट्स फॉलो करने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अप्रूव कर रखा है एंड दैट वाज नॉट फॉलोड। एंड हेंस कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई एंड इट वाज फाउंड दैट इंडियन आर्मी एंड पुलिस इन दिस ऑपरेशन दे हैव एक्सीडेड द पावर्स that have been provided to them under the AFSPA or the Armed Forces Special Powers Act. इंडियन आर्मी ने प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंड किया कि शायद ये सही एनकाउंटर्स नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए इन 3 यंग लड़कों के जिनको टेररिस्ट बता के मार दिया गया था, और इनकी फैमिली मेंबर्स के साथ जब ये सैंपल्स मैच किए गए तो पता लगा कि ये लोकल लड़के ही थे, ये टेररिस्ट नहीं थे। So the investigation is going on by Jammu and Kashmir police as well as Indian Army. AFSPA becomes important because it is in the discussion now because of this incident. तो क्या है Armed Forces Special Powers Act? 1958 में ये एक्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली बार लेजिस्लेट किया गया, क्योंकि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में 50s में नागालैंड में एक ग्रेटर नागालैंड एक अलग देश की डिमांड स्टार्ट हो गई और वो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई दैट बिकेम वायलेंट एंड हेंस इंडियन पार्लियामेंट दे पास्ड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1958 बिकॉज इन स्टेट्स में इंसर्जेंसी चल रही थी। हालांकि इस एक्ट की कॉलोनियल रूट्स भी हैं, कुछ हिस्ट्री भी है। ब्रिटिश रूलिंग इंडिया में ये एक्ट सबसे पहली बार पास किया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। इंडिपेंडेंस के बाद इस एक्ट को 3 बार पास किया गया। द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डिस्कस्ड 1958 में बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देने की जरूरत थी टू फाइट द नागा इंसर्जेंसी। नागा इंसर्जेंसी इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी ऑफ इंडिया। तो अभी हम आफ्सपा डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग नागा इंसर्जेंसी, बट इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री व्हाई नागा इंसर्जेंसी स्टार्टेड, और अभी 2015 में एक डील साइन हुई थी नागा इंसर्जेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, देयर इज अ वीडियो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। एंड यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन अगर आपको ये सारी वीडियोस नहीं मिस करनी है, आपको अपडेट चाहिए इन वीडियोस की। कमिंग बैक टू आफ्सपा, सेकेंड टाइम आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई पंजाब में सेपरेटिज्म और इंसर्जेंसी और टेररिज्म को फाइट करने के लिए। This act was passed for Punjab in 1983. Because पंजाब पीसफुल हो गया तो पंजाब में इस एक्ट को 1997 में विड्रॉ कर लिया गया। The third time AFSPA was passed, it was for Jammu and Kashmir. 1990 में आर्म्ड फोर्सेस को दोबारा से स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ी टू फाइट द टेररिज्म, मिलिटेंसी स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। तो अब हम देखेंगे इस एक्ट की प्रोविजंस, क्या ऐसी स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं आर्म्ड फोर्सेस को। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 ने गवर्नर को
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि स्टेट को या फिर स्टेट के किसी हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है इफ एनी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन दिस एरिया दैट कैन इम्पिंज ऑन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का? एक बार किसी एरिया को या किसी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं तो उस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उस स्टेट की, उसको सपोर्ट करने के लिए डिप्लॉय की जा सकती हैं। नॉर्मली सेंट्रल फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स के लिए स्टेट्स में नहीं मिलती, बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक इंसर्जेंसी, टेररिज्म, रायट्स, तो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है एंड दैट पावर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा। वंस एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया तो 3 महीने तक उसका वैसा ही स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेटस को फॉर 3 months। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल पावर्स इन आर्म्ड फोर्सेस को। और क्या पावर है? इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के सिपाही को लगता है दैट दे नीड टू फायर और यूज फोर्स दैट कैन इवन कॉज डेथ, दे कैन डू इट। तो ऐसा जरूरी नहीं है दैट दे आर यूजिंग दिस फोर्स अगेंस्ट अ टेररिस्ट। किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ आफ्टर गिविंग अ ड्यू वार्निंग फोर्स कैन बी यूज्ड दैट कैन इवन कॉज देयर डेथ। आर्म्ड फोर्सेस 5 या उससे ज्यादा लोगों की असेंबली प्रोहिबिट कर सकती हैं। आर्म्ड फोर्सेस कैन प्रोहिबिट कैरिंग ऑफ वेपन्स और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज वेपन्स। किसी भी इंडिविजुअल को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है अगर उसने कोई क्राइम किया है या फिर ऐसा सस्पिशन है कि उसने कोई क्राइम किया है। सो स्पेशल पावर यहां पे ये है कि बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है और ऐसी अरेस्ट करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए किसी भी व्हीकल को रोका जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। बिना वारंट के किसी घर में या किसी और प्रेमिसेस के अंदर जाया जा सकता है। आर्म्ड फोर्सेस के पास ऐसी पावर है दैट दे कैन एंटर एंड सर्च विदाउट अ वारंट any location to carry out the arrests that we have discussed above. Now the most important sections and which are labeled draconian by some sections of the civil society, ये सेक्शन है कि किसी भी एक्शन के लिए किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के इंडिविजुअल को, कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स लीगल इम्यूनिटी टू आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर एक्शंस। देयर कैन बी नो प्रोसिक्यूशन, no legal proceedings against the members of armed forces acting under this law, otherwise उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया, उस एरिया में आफ्सपा लेजिस्लेटेड नहीं है। Moreover, government's decision to declare an area as a disturbed area that is also outside the scope of judicial review, तो जुडिशरी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को रिव्यू भी नहीं कर सकती, ऐसा इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया। लेकिन इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दी हैं आफ्सपा से रिलेटेड एंड इन वन ऑफ द वेरी रीसेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2016, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को, उसे खत्म कर दिया अपनी 2016 के जजमेंट में। The problem here is that armed forces के ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम भी लगते हैं कि कुछ fake encounters, disappearances and even rapes happen under the immunity provided by the AFSPA। ऐसे ही एक केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये रिकॉग्नाइज किया that there is the presence of state violence in these conflict areas। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो विक्टिम्स हैं ऐसी स्टेट वायलेंस के, उनको बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ जस्टिस नहीं मिल पा रहा। सो व्हाट आर सम क्रिटिसिज्म्स ऑफ आफ्सपा एक्ट? द एक्ट इट अलाउज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस विद इम्प्यूनिटी। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उस व्यक्ति को इम्प्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। देयर हैव बीन सर्टेन फेक एनकाउंटर्स जो सेंट्रल फोर्सेस कई बार खुद इन्वेस्टिगेट करती हैं और रिकॉग्नाइज करती हैं। There have been rapes as well under the protection of Armed Forces Special Powers Act. Now ये powers provide की जाती हैं because armed forces they are fighting in very
डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इंसर्जेंट्स जो हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन में घुल मिल जाते हैं, दे हाइड देमसेल्व्स in the civilian population and they can surprise the armed forces. But some people in the armed forces, they can be wrong, they can engage themselves in rapes. For example, a woman in Manipur, Thangjam Manorama, she was raped in a disturbed area. So this is one of the criticisms of AFSPA. The power to shoot at mere suspicion, सिर्फ शक के आधार पे किसी की जान ले लेना, that is a violation of fundamental right to life under Article 21 of Indian Constitution. Arbitrary arrest and detention, that is again a violation of fundamental right because Article 22 जो है वो protection provide करता है against preventive detention. So these are some of the criticisms of AFSPA. Human rights violations की जाती हैं, fake encounters किए जाते हैं, rapes किए जाते हैं, and after the rape of Thangjam Manorama, there were widespread protests all over Northeast and Delhi as well. So this is an image that is known as Mothers of Manipur. तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडियन आर्मी के खिलाफ because Thangjam Manorama she was raped and she was shot after she was raped. तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में एक कमेटी बनाई. दिस कमेटी was known as Justice BP जीवन रेड्डी कमेटी. So since we are discussing AFSPA, तो इस कमेटी की recommendations भी जरूरी हैं. इस कमेटी ने कहा कि आफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए, आफ्सपा को खत्म कर देना चाहिए और इसकी जगह पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसको स्ट्रेंथन कर देना चाहिए. हालांकि आजकल न्यूज में है कि इस एक्ट का भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है. समटाइम्स डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाता है. लेकिन आफ्सपा जितना हार्श ये एक्ट नहीं है. सो आफ्सपा को रिपील करके इसको स्ट्रेंथन कर देना, दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी. इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वहां पे ग्रीवेंस सेल्स बनाए जाने चाहिए. इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इनकी भी यही रिकमेंडेशन थी कि आफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए. देन आफ्टर द निर्भया रेप केस, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी वाज मेड. इस कमेटी का काम था वुमेन सेफ्टी के ऊपर रिकमेंडेशंस देना. तो इनकी एक रिकमेंडेशन जो आफ्सपा से रिलेटेड थी, दैट वाज रिव्यू ऑफ आफ्सपा. एट द एंड वी नीड टू नो व्हाट इज द नीड ऑफ आफ्सपा. सबसे पहली जरूरत इसकी है इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए. एज टोल्ड, देयर इज अ लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड. जहां पे इंसर्जेंसी है वहां पे इंसर्जेंट्स और सिविलियन पॉपुलेशन को डिस्टिंक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है. लेकिन आर्म्ड फोर्सेस, उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी है. दिस इज व्हाट आर्म्ड फोर्सेस से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू रिड्यूस द रिस्क in which the armed forces are operating, and it is also needed to keep the morale of the forces high. Moving on to our third issue for this video, economy shrinks by 23.9%. It is very sad that India की economy 23.9% contract कर गई. Instead of growth, we have seen contraction in India's economy. अब ये डाटा है फर्स्ट क्वार्टर का of the current financial year. The financial year right now is 2020-21 and the first quarter is April, May and June. And ये डाटा कौन रिलीज करता है इंडिया में? It is released by Ministry of Statistics and Program Implementation. So these are some facts which are important for your exams. Moving on to the topic, when we say that the economy has contracted, in simple words, we mean that जितने goods और services पिछले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में बनाए गए थे, उससे 24% कम इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बनाए गए हैं. बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन, सभी एक्सपर्ट्स ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि 20% तक कॉन्ट्रैक्ट तो इकोनॉमी कर जाएगी, बट 24% हैज शॉक्ड एवरीवन. तो इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, विच इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट हैज श्रंक बाय 39.3%. सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई है मैन्युफैक्चरिंग में. सर्विसेज सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुई है 20.6%. एंड द ओनली सेक्टर दैट हैज शोन सम ग्रोथ, द पॉजिटिव ग्रोथ इज 3.4% और ये हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में.
और ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंट्रैक्शन शो कर रहे हैं एंड दैट कंट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी डीप कंट्रैक्शन. Indian economy, it has grown at an average of 7% GDP growth since 1990s. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद इंडियन इकोनॉमी की एवरेज ग्रोथ रेट करीब 7% है. इससे पहले हम 4-5% से आगे नहीं जा पाते थे, बट वी वर ग्रोइंग एट अ वेरी डिसेंट पेस आफ्टर द रिफॉर्म्स. दिस इज अ टेबल दैट शोज किस तरीके से कोल, सीमेंट, स्टील, टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, commercial vehicles, seaports, almost everything is in negative area, and that too minus 56%, minus 38%, minus 84%, very deep contraction. ऐसा क्यों हुआ? इसके reasons क्या हैं? So let us see the 4 engines of growth. अगर कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसके मेजर 4 इंजन्स हुआ करते हैं. The first engine is consumption demand from the private individuals. दूसरा इंजन है डिमांड दैट इज जनरेटेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस. तो पहली डिमांड हाउस होल्ड्स की है और सेकेंड डिमांड है बिजनेसेस की. थर्ड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द डिमांड दैट इज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर. और लास्ट है द डिमांड दैट इज जनरेटेड बाय एक्सपोर्ट्स, और वी कैन से नेट डिमांड आफ्टर वी सब्सट्रैक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स. तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा इंजन है दैट इज द फर्स्ट इंजन, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कंजम्पशन, और इसमें जो गिरावट आई है दैट इज 27%. द सेकेंड बिगेस्ट इंजन दैट हैज फॉलन बाय ऑलमोस्ट 50%, और ये इंजन था प्राइवेट बिजनेसेस से जो डिमांड है. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, द प्राइवेट बिजनेसेस उनकी डिमांड 50% गिर गई है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ नाउ. सो जो सबसे बड़े इंजन्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के, दे हैव फॉलन बाय 88%, एंड दिस इज द रीजन दैट इंडियन इकोनॉमी इट हैज शोन दिस हिस्टोरिक कंट्रैक्शन ऑफ 23.9%. अब क्या स्टेप्स लिए हैं? भारत सरकार ने कुछ पैकेजेस लॉन्च किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन इटसेल्फ. दिस पैकेज वाज नोन एज द आत्मनिर्भर भारत पैकेज. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम गरीब कल्याण योजना लॉन्च की टू प्रोवाइड फ्री फूड टू द वीक एंड द पुअर सेक्शंस. मनरेगा स्कीम का सहारा लिया गया टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स. एमएसएमईज को कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया गया, उनको कुछ लोन्स प्रोवाइड किए गए, जिन लोन्स की गारंटी भारत सरकार ने ले ली. अगर ये एमएसएमईज लोन वापस नहीं कर पाएंगे बैंक्स को तो भारत सरकार पे कर देगी. These were some of the steps that were taken by Government of India. But what is the way out? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है इकोनॉमी में तो इसका सोल्यूशन क्या है? ड्यूरिंग सच कंट्रैक्शन और ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन प्राइवेट सेक्टर का सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है. सो द हाउस होल्ड्स इन द प्राइवेट सेक्टर दे आर ट्राइंग टू सेव एज मच मनी एज दे कैन. और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि डिमांड बढ़ जाएगी इन द नियर फ्यूचर. सो वो भी अपनी डिमांड कम रखते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते. सो इन दीज सर्कमस्टेंसेस द सोल्यूशन लाइज इन द गवर्नमेंट सेक्टर. जो हमने तीसरा इंजन डिस्कस किया था इकोनॉमी का, गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, एंड दिस इज द ओनली इंजन ऑफ इकोनॉमी दैट कैन बूस्ट जीडीपी इफ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्पेंडिंग मोर इन द इकोनॉमी. अगर सरकार सड़कें बनाना, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, ये सब बनाना स्टार्ट कर दे, टैंक्स, एयरप्लेन्स, एवरीथिंग दैट गवर्नमेंट कैन डू, तो उससे स्टार्टिंग होगी इकोनॉमिक रिवाइवल की. बट इफ द गवर्नमेंट इट इज नॉट स्पेंडिंग एडिक्वेटली इनफ, देन द इकोनॉमी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर. और इस टाइम पे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं. गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइट द हेल्थ क्राइसिस. गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द वैक्सीन डिप्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन. सो इस टाइम पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर पाएगी, कितना नहीं करेगी, दैट वी विल सी इन द कमिंग टाइम्स. सो दिस वाज द इकोनॉमी एंड इट्स कंट्रैक्शन बाय ऑलमोस्ट 24%. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्लियामेंट सेशन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. अब इस सेशन के दौरान जो दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्कस की गई, दीज वर द क्वेश्चन आर एंड द जीरो आर. ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ताकि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके. जो एमपीज हैं वो सरकार से सवाल पूछ सकें, उनका जवाब ले सकें, जनता के इश्यूज उठा सकें.
Question R and 0R are these two instruments. So let us see, because these were in discussion. तो ये है क्या चीज? So what is the question R? हर पार्लियामेंट सिटिंग का पहला 1 घंटा क्वेश्चन आर के लिए रखा जाता है, in which members they can ask questions and ministers they give answers. So usually ministers they have to give answers because MPs जो हैं वो जनता के सामने कुछ जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं एंड मिनिस्टर्स का काम है उनका जवाब देना. सो दिस वाज द क्वेश्चन आर. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार पार्लियामेंट सेशन में ऐसा कहा कि ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन आर ही नहीं किया जाएगा. तो ऑपोजिशन ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एंड अगर पार्लियामेंट सेशन करवाया जा सकता है तो क्वेश्चन आर क्यों नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा 0R उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया. What is 0R? Question R that is mentioned in the rules of procedure of the parliament, but 0R ऐसे rules of procedure में mentioned नहीं है. This is an informal device available to the members of parliaments to raise matters without any prior notice. और 0R कब होता है? It happens immediately after the question R. तो पहला 1 घंटा होगा question R. After that there will be a 0R in which any issue of public importance can be raised by any member of parliament. And after the 0R the agenda of the day that is taken up. जो भी business agenda में लिखा गया होता है that is to be taken up by the Lok Sabha, that starts after the 0R ends. और ये एक Indian parliamentary custom है, that is Indian innovation है in the field of parliamentary procedures. और ये start हुआ था 1962 में. So this has not been adopted by India from British Parliament or any other parliamentary democracy. This has been innovated and started by India. So these are question R and 0R. Moving on to the hottest, most discussed issue, और ये है farm ordinances का issue या फिर farm bills का issue. So जो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये कौन से 3 ordinances हैं, कौन से 3 फार्म बिल्स हैं जो भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किए और इन्हें लाने का पर्पस क्या था. तो ये 3 है इन बिल्स का नाम. फर्स्ट है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल. सेकंड इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस असिस्टेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल. और तीसरी है एक अमेंडमेंट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर. ये एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को अमेंड किया है. इन तीनों बिल्स को अब एक्ट बना दिया गया है. सो दीज आर नॉट बिल्स एनीमोर, दीज आर एक्ट्स. लोकसभा राज्यसभा ने भी इन्हें पास कर दिया एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने इन बिल्स को साइन कर दिया और ये एक्ट बन चुके हैं. व्हाट वाज द पर्पस? कारण क्या था कि भारत सरकार ने इन 3 ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस किया पहले, और जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ तो इनको एज बिल्स पेश किया गया. तो गवर्नमेंट का कहना है दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में एंड दीज आर पॉपुलरली नोन एज द LPG रिफॉर्म्स और द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म. बट देयर इज अ व्यू दैट फार्मिंग सेक्टर में ये रिफॉर्म्स कभी भी नहीं हो पाए एंड हेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट अब वो टाइम आ चुका है कि एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है और गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग दीज रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सो लेट्स डिस्कस दीज चेंजेस वन बाय वन. फर्स्ट इज द अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. To understand the changes that have been brought in this act, let us see what the original act was all about. 1955 में इस एक्ट को क्यों बनाया गया? ये एक्ट बनाया गया था उस जमाने में जब इंडिया फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा था. वी वर नॉट हैविंग एनफ फूड ग्रेन्स टू फीड आवर पीपल और हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे. वहां से खाना आएगा, वहां से अनाज आएगा तो हम अपने लोगों को खाना दिला पाएंगे. तो ऐसे टाइम में जब फूड ग्रेन्स सफिशिएंट नहीं थे, उस टाइम पे होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया फेस कर रहा था. होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना यानी खाने को या किसी भी चीज को जमा करके रख लेना ताकि उसके प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा मुनाफे पर उसको बेचा जाएगा. तो ऐसी कालाबाजारी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया गया. तो इस एक्ट के अंदर अगर किसी चीज को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा
तो उस चीज की स्टोरेज, उस चीज के प्राइस, इन सब चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। तो आप एक क्वांटिटी से ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर पाओगे अगर उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और सरकार ने उस चीज को, उस कमोडिटी को, उस फूड ग्रेन को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब जो सिचुएशन है इंडिया में, इंडिया इज अ फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री। वी आर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड ग्रेन। हम एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना सरप्लस ग्रोथ है। तो कुछ ओपिनियंस ऐसे थे कि ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर हैविंग फूड सरप्लस, ओवर रेगुलेशन ऑफ द मार्केट इज नॉट डिजायरेबल। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि ओवर रेगुलेशन से प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करता। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्राइवेट सेक्टर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि देश में एक एसेंशियल कमोडिटीज नाम का एक एक्ट है, और अगर सरकार ने प्राइस बढ़ने पर इस एक्ट को लागू कर दिया तो उसकी स्टोरेज स्पेस जो उसने बनाई थी वो खराब हो जाएगी, क्योंकि सरकार एक लिमिट लगा देगी कि आप एक हद से ज्यादा फूड ग्रेन या जो भी कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो था वो आर्बिट्रेरी था, उसमें ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था कि कितने प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर की जा सकती है। सो अभी क्या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई? इस एक्ट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई जिससे एक मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया गया फॉर रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फूडस्टफ्स अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। दैट मीन्स इस अमेंडमेंट ने कह दिया कि अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ही किसी चीज को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर किया जा सकता है। ये कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं? ये सर्कमस्टांसेस हैं वॉर, फैमिन, नेचुरल डिजास्टर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी एक और कंडीशन है, दैट इज प्राइस ट्रिगर। प्राइस ट्रिगर भी होना चाहिए। कितना प्राइस बढ़ना चाहिए वो भी एक्ट ने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस का अगर प्राइस 100% इंक्रीज कर जाए ओवर लास्ट 12 मंथ्स और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 इयर्स, तब ही किसी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एग्जिस्ट तो करती हैं, बट वो आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। अब ये सब कंडीशंस पूरी होंगी तो ही किसी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया जाएगा। ये एग्जांपल हमने आपको बताई है हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की। इसके अलावा भी बाकी सभी फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में भी कंडीशंस इस अमेंडमेंट ने बता दी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे नॉर्मल स्टोरेज हो, बहुत सारा अनाज जो है वो खराब हो जाता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे ताकि ये सभी जो प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है ये खत्म हो जाए। सो बेनिफिट्स क्या है इस अमेंडमेंट के? द बेनिफिट्स आर द फार्मर्स आर गोइंग टू हैव मोर चॉइस। अभी क्या होता है, फार्मर्स पेरिशेबल आइटम्स को प्रोड्यूस करने से गुरेज करते हैं क्योंकि उसके लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो वो ऐसी फसलें ही उगाते रहते हैं जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। उन चीजों की जिनकी शेल्फ लाइफ कम है वो भी अब किसान उगा पाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है। अब ये कैसी चीजें होंगी? ये होंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सेकेंड बेनिफिट विल बी प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट इन द फार्म सेक्टर। यही तो सारा ऑब्जेक्टिव है इस अमेंडमेंट का। नेक्स्ट इज फ्रीडम। ये जो ओवर रेगुलेशन थी एज पर सम एक्सपर्ट्स ड्यू टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये ओवर रेगुलेशन कम हो जाएगी और ये सेक्टर लिबरलाइज हो जाएगा। यहां पे फ्रीडम आ जाएगी टू प्रोड्यूस, टू होल्ड, टू मूव, टू सेल, और इससे मार्केट डिस्टॉर्शंस कम हो जाएंगी एंड किसानों को बेटर प्राइसेस मिलेंगे। एज टोल्ड, अगर एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो उसके प्राइसेस भी कैप किए जा सकते हैं, प्राइसेस भी लिमिट किए जा सकते हैं एंड फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू गेट दैट प्रॉफिट। वैसे भी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? प्रॉफिट जो था वो किसान के पास नहीं जा रहा था, वो जा रहा था होल्डर के पास, ब्लैक मार्केटर के पास, और यही है इस अमेंडमेंट का कंसर्न भी। So some of the members of the opposition, for example, the member of parliament भगवंत मान, उन्होंने भी ये कंसर्न रेज किया कि इससे तो जो कालाबाजारी हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उनको एक खुला फील्ड मिल जाएगा। आप उनके लिए बहुत आसान कर रहे हो ब्लैक मार्केटिंग करना और होर्डिंग करना। So this is the first farm bill.
सेकंड फार्म बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ये वो कानून है जिसकी वजह से किसान सड़कों पर हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन, द मेजर रीजन ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट इज दिस वन। और ये कानून रिलेटेड है एपीएमसी से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, जिनको हम आम भाषा में मंडी बोल देते हैं। सो एपीएमसीज को लेके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? First of all, these APMCs they put a lot of restrictions on farmers to sell their produce. जो फर्स्ट सेल है वो किसान को APMC में ही करनी है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के जो APMC एक्ट्स हैं वो कहते हैं। Now this is not the only option, बट जो बाकी मार्केट्स हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो किसान ज्यादातर APMCs पे ही डिपेंडेंट हैं और किसान को बताया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर APMC में ही सेल कर सकते हो। यू कैन नॉट चूज बिटवीन डिफरेंट APMCs। तो आप ये नहीं कर सकते कि वो मंडी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो मैं वहां जाके अपना सामान बेच दूं। APMC एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्ट हैं क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है किसान के ऊपर। और देश के अंदर हजारों किसान मंडियां हैं, APMCs हैं, डिफरेंट स्टेट्स, and these APMCs they are supposed to provide good infrastructure to the farmer in return of some charge, some tax, some fee. So now there are not 29 mandis, but there are thousands of markets in India, and these markets they restrict the choice of farmers to sell, as first sale can only be conducted under APMCs through licensed agents of APMCs. और ये लाइसेंस्ड एजेंट्स, ये मिडलमैन जिनको नॉर्थ इंडिया में आड़तिया कहा जाता है, दीज आर फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल पीपल, और ये APMCs के अंदर रिफॉर्म्स नहीं होने देते। सो द एम ऑफ दिस अमेंडमेंट इज टू क्रिएट वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट। जैसा GST ने किया था वैसा ही यहाँ पे एम है एग्रीकल्चरल मार्केट को भी इंटीग्रेट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे डिफरेंट मंडीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अब ये ऑब्लिगेशन हटा दी जाएगी कि किसान को एक मंडी पे ही जाके अपना सामान बेचना है। सो अभी तक तो आपको ये साउंड कर रहा होगा कि ये बहुत अच्छा एक लॉ है, बट देयर आर सम जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स एंड वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। अभी के लिए सरकार ऐसा कह रही है कि इसमें कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान को ज्यादा चॉइस मिले। किसान को अगर एक मंडी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा प्राइस नहीं प्रोवाइड कर रही तो किसान किसी और मंडी में चला जाएगा, और इसके चलते सभी मंडियां अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगी। इससे बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग होगी एग्रीकल्चर के अंदर। इस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी प्रोविजन है, तो किसान इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भी कोई बायर ढूंढ सकता है। एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज वेल। अगर किसी किसान को कोई प्रॉब्लम हो तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, किसान उसका सहारा ले सकता है। The next bill that we are going to discuss that is related to contract farming. That means किसान इन दोनों बिलों के चलते अपना जो सामान है मंडी के बाहर भी बेच सकता है। मंडी के बाहर किसको? प्राइवेट बायर्स को, प्राइवेट सेक्टर को। So farmers are going to get better prices and better services. ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस बिल के। और जब बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, बैरियर्स कम हो जाएंगे, तो सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरियाज में जो फार्म प्रोड्यूस है वो आसानी से पहुंच पाएगी। इससे मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि मंडियां जब कंपीट करेंगी तो अच्छी सर्विसेज कम प्राइस पे देने की कोशिश करेंगी। और सरकार ने ऐसा प्रोविजन रख दिया कि अगर आप मंडी के बाहर सेल कर रहे हो तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना। अब मंडी के अंदर सेल करने के लिए कोई चार्ज पे करना पड़ेगा और मंडी के बाहर सेल करने के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड हैं सभी कंसर्न्स फार्मर्स के, तो वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। Now these changes they are seeking to free markets from limitations imposed by permits, mandis, etc. And the farmer is going to get more choice. This brings us to the third and the last farm bill, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill. This bill is to promote contract farming. Contract farming में क्या होगा? जो पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और वो डायरेक्टली किसान से आलू खरीद लेगी अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें सभी इंटरमीडियरीज एलिमिनेट हो जाएंगे।
एंड किसान डायरेक्टली प्रोसेसर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, लार्ज रिटेलर्स के साथ या एक्सपोर्टर्स के साथ ट्रेड कर पाएगा। इससे प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क भी कम हो जाएगा फॉर बायर एंड सेलर। ये कैसे होगा? अभी क्या होता है, अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस गिर जाते हैं, तो किसान को नुकसान हो जाएगा अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। अगर किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो किसान की फसल वैसे ही खराब हो गई, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो जाएगी मार्केट में, और जो बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल द पोटैटो चिप कंपनी, उसको बहुत महंगे दाम पे सामान खरीदना पड़ेगा, तो अब बायर का नुकसान हो गया। लेकिन अगर पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि एक बीच वाले प्राइस के ऊपर हम आलू खरीद लेंगे, तो इससे इन फ्यूचर इवेंट्स ना किसान को नुकसान होगा ना बायर को नुकसान होगा, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और अक्सर कंपनीज जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हैं तो वो उन किसानों को कुछ सपोर्ट करती हैं ताकि अच्छा प्रोड्यूस हो। उनको मॉडर्न टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। बट द कंसर्न हियर इज, अगर कंपनी किसी वजह से कह दे कि ये प्रोड्यूस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं उगाया है किसान ने, ये इंफीरियर क्वालिटी का है और हम इसे लेने से मना करेंगे, तो फिर किसान कहां जाएगा? अगेन किसान जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के पास। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंसर्न्स, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन फार्म बिल्स की वजह से। द फर्स्ट कंसर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इट इज गोइंग टू मेक इजियर फॉर होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स टू होर्ड एंड ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स। सेकंड इज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर जिनमें बहुत बड़ी एमएनसी कंपनीज भी हो सकती हैं, दूसरी तरफ है किसान। तो अगर लीगल रिकोर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, कंपनी के पास होंगे बहुत अच्छे वकील, किसान के पास पैसे नहीं है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाने के लिए, लीगल हैसल्स में फंसने के लिए। सो दिस इज नॉट अ फेयर प्लेग्राउंड। नेक्स्ट कंसर्न इज दिस फेयर दैट ये स्टेप्स हैं लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की ओर। ये किसानी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है एंड सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। And some people also believe that this is the end of the MSP, Minimum Support Price, Food Corporation of India and Public Distribution Systems। तो ये जो सिस्टम्स थे जो किसान से फसल MSP पे खरीदने के लिए, ताकि किसान को एक कुशन मिल जाए अगर प्राइसेस बहुत गिर जाएं तो। अदर्स आर द FCI एंड PDS सिस्टम्स। FCI ये किसान से MSP पे प्रोक्योर करके स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और उसको फाइनली पीडीएस सिस्टम्स के थ्रू गरीबों के लिए बांटा जाता है। तो ऐसे कंसर्न्स हैं कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दे आर द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दीज सिस्टम्स एंड देयर इज अ शांता कुमार कमेटी जिसकी रिकमेंडेशंस में कुछ ऐसी बातें कही भी गई थी। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न इज रिलेटेड टू सेलिंग आउटसाइड द मंडी, क्योंकि अब किसान मंडी के बाहर भी बेच सकता है और मंडी के बाहर उसको चार्ज नहीं लगेगा जो वो मंडी के अंदर दे रहा था। सो एवरी फार्मर इज गोइंग टू ऑब्वियसली सेल आउट ऑफ मंडी, क्योंकि उसका चार्ज बच जाएगा। लेकिन कुछ सालों में मंडियां खत्म हो जाएंगी, ऐसे कंसर्न्स हैं। किसानों के सबसे बड़े कंसर्न्स ही इससे रिलेटेड हैं कि मंडियां अगर खत्म हो गई तो एमएसपी क्या होगा, ये कौन तय करेगा। अभी तो एमएसपी जो है वो मंडियों में मिलता है, अगर मंडियां खत्म हो गई क्योंकि मंडियों पर चार्ज लगेगा और प्राइवेट सेक्टर में कोई चार्ज पे नहीं करना किसान को, तो एमएसपी कौन देगा आफ्टर अ फ्यू इयर्स। ये सबसे बड़ा कंसर्न है किसानों का। पंजाब, हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर अंडर दिस फेयर और इसका कोई भी आंसर नहीं है। इसकी सिर्फ एश्योरेंसेस हैं एंड फार्मर्स दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट। सो ट्रेड आउटसाइड द मंडीज, इट इज नॉट गोइंग टू इनवाइट एनी फीस और चार्जेस एंड इफ द एपीएमसी सिस्टम कोलैप्सेस, बिकॉज किसान जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही अपनी फसल बेचेगा, एपीएमसीज में नहीं बेचेगा, क्योंकि एपीएमसीज के अंदर चार्ज लगेगा। एंड आफ्टर सम इयर्स एपीएमसी इज गोइंग टू कोलैप्स। आफ्टर दैट हाउ इज द प्राइस गोइंग टू गेट डिसाइडेड, क्योंकि अभी तक तो एपीएमसीज जो मंडियां हैं उनके अंदर एमएसपी डिसाइड होता है। नेक्स्ट कंसर्न इज दैट अभी एपीएमसीज के अंदर कितनी फसल बेची गई, कितनी खरीदी गई, किस दाम पे खरीदी गई, ये सभी डाटा सरकार के पास जाता है। After APMCs disappear, they collapse, government is not going to have this data as well. There are some sections they are under this threat that सरकार कैश ट्रांसफर्स अब अप्लाई कर देगी एंड FCI और PDS को खत्म कर देगी।
जो किसान को एमएसपी मिलती है उसकी जगह पे सरकार कैश ट्रांसफर कर दिया करेगी किसान के बैंक खाते में, और जिस गरीब को पीडीएस में राशन मिलता है उसको भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड एफसीआई और पीडीएस सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू द ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एग्रीकल्चर। तो अभी तक एग्रीकल्चर जहां भी प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट करता है, इन मेनी केसेस वहां पे कार्टल्स बन गए, वहां पे मोनोपोलीज बन गई, वहां पे डुओपोलीज बन गई। कार्टल्स इज अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स दे कम टुगेदर, वो हाथ मिला लेंगे एक दूसरे के साथ और वो डिसाइड करेंगे कि कितने दाम पे किसान से फसल खरीदी जाए। तो अगर वो मार्केट प्राइस के हिसाब से अच्छा प्राइस नहीं देना चाहेंगे तो वो कम प्राइस देंगे और किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सिमिलरली इफ दे वांट टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी हाई प्राइस, तो कंज्यूमर के पास भी बहुत ऑप्शंस नहीं रहेंगे, बिकॉज कार्टल्स में सभी प्लेयर्स डिसाइड करेंगे एक दूसरे के साथ बैठ के टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। सो कार्टल्स, मोनोपोलीज और डुओपोलीज, दे आर गोइंग टू एलिमिनेट कंपटीशन। तो ऐसा हो चुका है ऑलरेडी इन फ्रांस, इन अमेरिका, दैट इज वाई ये एक जेन्युइन कंसर्न है इन बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ फार्मर विद द ट्रेडिशनल ट्रेडर, जो इंटरमीडियरी है, जो आड़तिया है, उसके साथ किसान के कुछ रिलेशंस भी हैं, कुछ रिश्ते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह से हैं, दे शेयर द विलेज। सो अगर किसान के घर पे कोई शादी है, कोई सोशल ओकेजन है, तो किसान उससे पैसे उधार ले लेगा एंड दिस रिलेशन इज गोइंग टू एंड नाउ, बिकॉज आड़तिया जो है, जो इंटरमीडियरी है, वो बहुत वीक कर दिए जाएंगे। दो देर आर सम जेन्युइन रीजंस कि जो आड़तियाज हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, दे एड टू इनएफिशिएंसीज इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बट अब ये जो बिल्स हैं, जिस तरीके से फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किए गए, फार्मर्स आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, and this is related to international relations. A very historic agreement has been signed between Israel and Bahrain. बहरीन से पहले यूएई ने एक ऐसा ही एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ, that we discussed in the last month's current affairs. Now why are these agreements historic? Because जब से इजराइल बना था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, तब से अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच वॉर्स हो रही थी एंड अरब कंट्रीज ने इजराइल को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने काफी साल तक इजराइल को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 और इजिप्ट पहला अरब देश बन गया जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश कर लिए। सेकेंड कंट्री वॉज जॉर्डन इन 1994 एंड नाउ इन 2020 यूएई और बहरीन ने एक के बाद एक ऐसे एग्रीमेंट साइन करके इजराइल को रिकॉग्निशन दी है, उसके साथ रिलेशंस पब्लिकली ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर लिए हैं एंड दीज डील्स दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म डेकेड्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अरब कंट्रीज एंड इजराइल। इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, स्पेशली द डिफेंस रिलेशनशिप, एंड अरब कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे हैं। वी हैव मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन अरब कंट्रीज, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट से आते हैं, सो वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद बोथ दीज कंट्रीज। तो अभी तक इस कंफ्लिक्ट की वजह से इंडिया को दोनों के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करने पड़ते थे, बिकॉज ये आपस में लड़ते थे। अगर एक पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे तो दूसरी पार्टी को भी प्लेसेट करना पड़ेगा एंड गुड relations between Arab countries and Israel that is going to promote peace, harmony, development in Asia, because these countries are situated in West Asia. So whenever such an issue is in current affairs, the first thing that becomes important is the map. So this is the map of West Asia or Middle East and this is the Arab world. Arab countries situated हैं North Africa में और West Asia में. All these countries, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Syria, Jordan, Egypt, all these countries are Arab countries and Egypt के बारे में हमने बात की, this was the first country जिसने इजराइल को recognize किया था। यहाँ है इजराइल, if you can see Israel, the capital is Jerusalem और ये सिटी काफी इंपॉर्टेंट है अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच जो डिस्प्यूट है उसके लिए। इजराइल एंड पैलेस्टीन दे आर को एग्जिस्टिंग और इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी टेररिज्म है, काफ़ी वायलेंस है, काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। तो अभी तक तो अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के साथ खड़ी थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है दैट दे हैव ड्रॉप्ड द पैलेस्टीन कॉज एंड दिस इज मिडिल ईस्ट
an area very important for India. Now, one of the reason that Arab countries they are coming close to Israel is that they have a common rivalry with Iran. यहाँ है ईरान, ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है मिडल ईस्ट में, और बाकी ये अरब कंट्रीज दीज आर द सुन्नी अरब मोनार्कीज. So everything about this map is very important for you. Any question can come in prelims or in mains related to this map. One of the concern in the Arab world is that Palestinians have got nothing in return. UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन इसके बदले में इजराइल को रिकॉग्निशन देने के बदले में पैलेस्टीनियंस के लिए कुछ भी नहीं लिया. इजराइल has only promised that they are only going to temporarily halt their plans to occupy Palestinian territory. तो पैलेस्टीन जो कंट्री थी जहां पे इजराइल को बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस कंट्री के अंदर अरब लोग रहते थे एंड दैट बिकेम अ रीजन ऑफ ऑल दीज वॉर्स, दिस डिस्प्यूट. और अब प्रेजेंटली इजराइल काफी सालों से पैलेस्टीनियन टेरिटरी पे कब्जा कर रहा था. इजराइल ने सिर्फ टेम्परेरीली इसको रोकने की बात कही है इन रिटर्न of signing this agreement with Bahrain as well as UAE. इन issues की सारी history पे कुछ videos हमने बनाई हैं. The link of these videos is given in the description of this video, so you can watch those videos to completely understand this issue, the problems between Israel and the Arab world till now and why this is historic. ये भी आपको तभी समझ में आएगा अगर आप सारी history पढ़ लोगे. इसी issue से related कुछ चीजें जो करंट अफेयर में थी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ देम वाज अरब पीस इनिशिएटिव. सो व्हाट इज दिस अरब पीस इनिशिएटिव? दिस इज अ सऊदी इनिशिएटिव. सऊदी अरब का ये एक इनिशिएटिव था जो इन्होंने 2002 में स्टार्ट किया. इस इनिशिएटिव में प्रपोज किया गया था कि किसी तरीके से अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे खत्म किया जाए, और इस इनिशिएटिव को अरब लीग ने भी एंडोर्स किया था इन 2002 and in 2007 and again very recently in 2017. This initiative was all about normalizing relations between Arab countries and Israel in exchange for a full withdrawal by Israel from the occupied areas. सभी कब्जा की हुई जगहों से इजराइल वापस जाएगा और उसके बदले में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और पीसफुल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री जिसकी कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम ये बनाई जाएगी. वेस्ट बैंक, लेबनान, गोलन हाइट्स ये कुछ एरियाज हैं जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं. कब किए थे, क्यों किए थे, ये आपको वीडियो से समझ में आ जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नाउ व्हाट इज अरब लीग? अरब लीग की भी बात हुई. इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे साउथ एशिया में सार्क है, उसी तरीके से एक अरब लीग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब वर्ल्ड की. इट वॉज फॉर्म्ड इन कायरो, इजिप्ट in 1945. उस समय इसके 6 मेंबर्स थे: इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया. अभी इसके 22 मेंबर्स हैं. इनमें से सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया था 2011 में. अरब लीग में सभी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में सिचुएटेड हैं. दिस इज अ मैप ऑफ अरब वर्ल्ड. ये है अरब कंट्रीज जहां पे अरब लोग रहते हैं. सो दिस वाज दिस इशू. इस समझौते का इंपैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगा? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू शुड ब्रेनस्टॉर्म, एंड इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी पॉइंट्स, write these points in the comment section and let us have this discussion that how these agreements are going to have good or bad or both kind of impact on India. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये है स्टबल बर्निंग. काफी सालों से इन महीनों में स्टबल बर्निंग एक मेजर करंट अफेयर बन जाता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है नॉर्थ इंडिया के लिए, स्पेशली दिल्ली के लिए. दिल्ली एयर पोल्यूशन की वजह से गैस चैम्बर बन जाता है. सो व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग? एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को कहा है कि वो स्टबल बर्निंग के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि सफर के हिसाब से, व्हाट इज सफर? इट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च. और इस सिस्टम के हिसाब से इस साल भी कुछ मेजर फील्ड फायर्स डिटेक्ट करनी स्टार्ट कर दी गई हैं पंजाब और हरियाणा में. तो इस साल भी फार्मर्स ने अपनी जो फसल का बचा हुआ हिस्सा होता है जिसको नॉर्थ इंडिया में पराली कहते हैं, उसको जलाना स्टार्ट कर दिया है. तो ये इशू करंट में रहेगा फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ. सुप्रीम कोर्ट हर साल की तरह
कुछ सजेशंस देगी, कुछ डांट लगाएगी पंजाब को, हरियाणा को। पंजाब हरियाणा कहेंगे कि हम एक्शन ले रहे हैं, किसान कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, हम ऑलरेडी कर्जे तले दबे हुए हैं एंड वी कैन नॉट स्पेंड मोर मनी ऑन लेबर। या तो हमें कंपनसेशन दे दो या हमें मशीनें दे दो जिससे हम ये स्टबल को मैनेज कर पाएं, अदरवाइज हम जला देंगे क्योंकि जलाने की कॉस्ट है 1 रुपया एक माचिस की तीली। ऑन द अदर हैंड अगर हम मजदूर लगाएंगे तो और पैसा लगेगा और हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, हम अपने कर्जे तक वापस नहीं कर पा रहे। सो व्हाट इज इन करंट रिलेटेड टू दिस स्टबल बर्निंग नाउ? EPCA, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये कब बनी थी? दिस वाज नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन 1998। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि इस अथॉरिटी को बनाया जाए अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दिस अथॉरिटी it focuses on the environmental pollution and quality of environment in the NCR, in the National Capital Region। EPCA की जिम्मेदारी है कि वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को एनफोर्स करवाए। व्हाट इज दिस प्लान? ये भी हम देख लेंगे। दिस अथॉरिटी इज हैविंग द पावर्स टू इशू डायरेक्शंस टू एनी पर्सन, ऑफिसर और अथॉरिटी एंड इट कैन आल्सो फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट्स इफ देयर डायरेक्शंस आर नॉट फॉलोड। Now let us see what is SAFAR and what is a graded response action plan। SAFAR है System of Air Quality and Weather Forecasting and Research। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज। तो इसमें किया क्या जाएगा? इसमें इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से जायंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले के जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाएगा, उसको कलर कोड किया जाएगा, यानी रेड मींस दैट एयर क्वालिटी इज वेरी बैड, ग्रीन मींस इट इज फाइन, ताकि लोगों को टेक्निकल भाषा में समझना मुश्किल ना हो। कलर कोडिंग के जरिए वो आसानी से एयर क्वालिटी कितनी अच्छी या बुरी है उनके शहरों में ये समझ पाए। इसी के साथ सफर सिस्टम इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द 72-hour एडवांस फोरकास्ट। The objective is to increase awareness among the general public regarding the air quality in their city so that appropriate action can be taken। जब लोगों को ये पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि उनके शहर की हवा हमेशा पोल्यूटेड रहती है, सवेयरली पोल्यूटेड है, एक्सट्रीमली पोल्यूटेड है या फिर मॉडरेटली पोल्यूटेड है, तो वो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, उनको होगा कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। एक तो वो खुद भी एक्शन लेंगे, एक वहां की पब्लिक अथॉरिटीज को भी एक्शन लेना पड़ेगा। And on the weather forecasting side, SAFAR monitors all the weather parameters like temperature, rainfall, humidity, wind speed, wind direction, UV radiation, solar radiation। Next thing that we need to know is the graded response action plan, जो EPCA की जिम्मेदारी थी enforce करवाने की। This is a plan that was prepared by Ministry of Environment, Forest and Climate Change after the order of Supreme Court। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे बनाया गया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स है ये? जब भी एयर पोल्यूटेड हो जाएगी तो कितनी पोल्यूटेड हवा है उस हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स किया जाएगा, कुछ मेजर्स लिए जाएंगे बाय डिफरेंट एजेंसीज इन द दिल्ली NCR। सो दिस इज एन एग्जांपल कि अगर हवा सेटिस्फैक्टरी है दैट इज फाइन, मॉडरेट है दैट इज फाइन, लेकिन अगर पुअर हो जाएगी तो क्या एक्शंस लिए जाएंगे? तो जितनी सेवियर एयर क्वालिटी हो जाएगी वैसे एक्शंस लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज पुअर, इंपोज हेवी फाइन टू स्टॉप गार्बेज बर्निंग, एनफोर्स पोल्यूशन रेगुलेशंस इन ऑल इंडस्ट्रीज, स्टॉप फ्लाइंग ऑफ विजिबली पोल्यूटिंग व्हीकल्स, इंप्लीमेंट डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स। तो आपने देखा होगा न्यूज में कि पानी का छिड़काव किया जाता है दिल्ली NCR की सड़कों के ऊपर जब हवा पोल्यूटेड हो जाती है। सो इट इज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट यू कैन सी। सिमिलरली इफ इट इज एट द मोस्ट सवेयर लेवल्स, तो क्या होगा? ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में बंद हो जाएगी, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, ऑड इवन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो एडिशनल स्टेप्स लेगी। फॉर एग्जाम्पल, शटिंग डाउन ऑफ स्कूल्स, बिकॉज अगर बच्चे ऐसे गैस चैम्बर में बाहर आएंगे तो उनको डिजीजेस हो सकते हैं जो लाइफ टाइम उनके लिए खतरा पैदा करेंगे। सो यू कैन पॉज फॉर अ मोमेंट एंड सी कि क्या स्टेप्स लिए जाएंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दिस इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एन एक्सीलेंट मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। लेकिन अगर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो इकोनॉमी को हार्म होगा। सो द बेस्ट थिंग इज
प्रिवेंशन, एयर को इतना पोल्यूटेड होने ही ना दिया जाए। लास्ट मंथ करंट अफेयर में हमने नेशनल ई व्हीकल पॉलिसी भी डिस्कस की थी दिल्ली सरकार की। सो प्रॉब्ली दैट इज गोइंग टू हेल्प इन अ फ्यू इयर्स एंड दिल्ली की हवा इतनी पोल्यूटेड नहीं रहेगी। रही पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात, सो दे आर फीडिंग द कंट्री, दे आर ऑलरेडी अंडर डेट। सो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि वो अपने पैसे खर्च के दिल्ली की हवा को साफ रखने की कोशिश करेंगे, दैट इज टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। या तो सरकारें उनको सपोर्ट करें, मशीनरी प्रोवाइड करें, या फिर उनके स्टबल का कोई वैल्यू उनको दिया जाए, बिकॉज नाउ स्टबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, बायो सीएनजी, बायोफ्यूल। तो इसके बहुत सारे यूजेस और भी हैं। इससे कार्डबोर्ड बनाया जा सकता है, कागज बनाया जा सकता है। सो गवर्नमेंट कैन डू दैट और किसानों से पैसे दे के स्टबल को खरीदा भी जा सकता है, बट इट इज अप टू द गवर्नमेंट्स एंड नॉट अप टू द फार्मर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू, द इशू ऑफ लेबर कोड्स। जिस तरीके से फार्मिंग को रिफॉर्म करने का क्लेम भारत सरकार ने किया है एंड फार्मर्स डिसएग्री विद दैट, सिमिलरली लेबर लॉज को भी रिफॉर्म करने की शुरुआत भारत सरकार ने की है। एंड लेबरर्स, ट्रेड यूनियंस, दे डोंट एग्री विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट गेटिंग कवर्ड बाय द मीडिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया में जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है टू बूस्ट ग्रोथ, there are different kinds of reforms that are proposed. One of them is labor reforms. तो अभी labor reforms की शुरुआत की गई है through these codes. What are these codes? These codes are aimed at consolidating diverse labor laws and ushering in reforms. तो कौन से 3 कोड हैं ये हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल. All these bills have been proposed in 2020 and these have been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha. So before we discuss these bills individually, let us see what are the objectives of this bill. The purpose of introduction of these labor codes, it was to increase the ambit of social security by including the gig workers. Who are the gig workers? Gig workers are the independent workers. For example, freelancer architects. So they are not working for a company, they are independent of any company, they are working individually. So this is a new trend in economy. People working as online platform workers, for example, Uber drivers, freelancers, and so on. These labor codes, they also aim at providing greater flexibility to employers. जो लोग दूसरों को नौकरी पे रख रहे हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी अभी तक, ऐसा सरकार का और काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स का भी मानना था. They were not having freedom to hire and fire workers without government's permission. तो ऐसा था कि अगर आप 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है. तो ऐसे में एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, वो लोगों को रखते ही नहीं थे नौकरी पे. एंड दे यूज्ड टू बाईपास दिस लॉ बाय एम्प्लॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं वर्कर को रखते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वो स्टिल लोगों से काम लेते थे. And this led to a situation in which people were not getting social security benefit क्योंकि वो unorganized workers हो गए. और unorganized workers पे labor laws applicable नहीं होते. Labor laws, they provide social security, for example provident fund, insurance, accidental benefits. ये सभी चीजें उन्हीं workers को available हैं जो organized sector में काम करेंगे. Now these codes, they provide greater freedom in termination and exit decisions. तो कुछ इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसी फ्रीडम हो तो ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस आइडिया ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, इट गोज बैक टू 2002 एंड द रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. अभी प्रेजेंट चेंजेस में फैक्ट्री की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है. सो व्हाट यूनिट विल बी कॉल्ड एज अ फैक्ट्री, जिसमें 20 वर्कर्स हों. इससे पहले it was 10 workers. So this limit has been increased from 10 workers to 20 workers without the use of electricity and 20 to 40 workers if electricity is being used. तो अगर 40 बंदे होंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तभी उस यूनिट को एक फैक्ट्री माना जाएगा. Now we are going to discuss the labor codes individually. तो पहला कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020. इस बिल के जरिए जो वर्कर्स हैं उनके स्ट्राइक करने के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया गया है.
There were some conditions after which workers could strike, and now these restrictions have been increased. These conditions have been increased. There is a proposal to increase the threshold of workers जिनको निकाला जा सकता है without a permission. पहले 100 वर्कर्स को विदाउट गवर्नमेंट परमिशन निकाला जा सकता था. नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 300. दिस इज गोइंग टू encourage employers to formally hire workers in the organized sector. तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देनी स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयर्स, ये सरकार का मानना है, बिकॉज दे कैन फायर देम इजीली ड्यूरिंग अ क्राइसिस. इफ देयर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, देयर इज कंट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, तो एम्प्लॉयर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, इसलिए अब वो ज्यादा सोचेगा नहीं लोगों को हायर करते हुए. दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस बिल. नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स? दिस बिल इज गोइंग टू डाइल्यूट द राइट्स ऑफ लेबर एंड देयर जॉब सिक्योरिटी. तो उनको आसानी से निकाल दिया जाएगा और उनकी स्ट्राइक करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं. क्या कंडीशंस ऐड की गई हैं? नो पर्सन शैल गो ऑन अ स्ट्राइक विदाउट अ 60-day नोटिस एंड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ ट्राइब्यूनल. तो पहले तो उसे 60 दिन का नोटिस देना है. अगर कंपनी ट्राइब्यूनल में इस केस को ले जाती है तो उस दौरान भी नहीं स्ट्राइक कर सकते. एंड आफ्टर दिस प्रोसीडिंग हैज बीन कंप्लीटेड, उसके बाद भी 60 दिन स्ट्राइक नहीं कर सकते एज पर दिस कोड. और ये कारण है कि ट्रेड यूनियंस जो लेबरर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग दिस. नेक्स्ट कोड इज द सोशल सिक्योरिटी कोड. इस कोड के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएगी और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दी जाएगी कि कैसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं. अब अगर तो आप सरकारी नौकरी में हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है. बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अगर आप एज फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स काम कर रहे हो तो आपको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे लेबर लॉज नहीं थे. दिस इज अ न्यू ट्रेंड. सो अब ये कोड इंट्रोड्यूस किया गया है. व्हाट इज दिस कोड प्रपोजिंग? Aggregate workers employing gig workers will pay 1 to 2% of their annual turnover for social security, and with total contribution not exceeding 5% of amount payable by the aggregate to the gig and platform workers. तो एक तो कंडीशन है कि 1 से 2% एनुअल टर्नओवर का सोशल सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के लिए स्पेंड किया जाएगा. और दूसरा है कि जितनी सैलरीज गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कंपनी दे रही है, ये टोटल अमाउंट उससे 5% से ज्यादा नहीं होगी. तो ये है सेकंड कोड, दैट इज सोशल सिक्योरिटी कोड. लास्ट वन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. इस कोड में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन को चेंज किया गया है. दे आर गोइंग टू बी द वर्कर्स हु हैव कम फ्रॉम अनदर स्टेट एंड दे आर अर्निंग अप टू 18,000, 18,000 या उससे कम कमाने वाले दूसरे राज्यों से आए हुए वर्कर्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कंसिडर किए जाएंगे. इससे पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की प्रोविजन थी लॉज में. इस प्रोविजन को हटा दिया गया है. अ जर्नी अलाउंस हैज बीन प्रपोज्ड इन दिस कोड. आने जाने का खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा, ऐसा प्रपोजल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में है. दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट इशू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. यूनाइटेड नेशंस इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स. 75 ईयर्स पहले यूनाइटेड नेशंस बनी थी. अब 75th एनिवर्सरी पे जनरल असेंबली में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ग्लोबल लीडर्स, चाइना के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत चीजें कही हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस आउटडेटेड स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है. इंडिया काफी सालों से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है, बिकॉज 1940s में जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी, इंडिया वाज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट अ वेरी रिच कंट्री, नॉट अ इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री, इट वाज नॉट इवन अ स्टेबल कंट्री. उस टाइम पे पार्टीशन, दंगे, काफी कुछ हो रहा था. नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्व्स एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज अ पीसफुल सेकुलर कंट्री, एज इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल कंट्री. हम इंटरनेशनल कानून को मानते हैं, हम टेररिज्म नहीं फैलाते, एंड वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो इंडिया सेज फ्रॉम मेनी ईयर्स
that we deserve to have more power at United Nations. हमारी एक परमानेंट सीट होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. सो इसी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ आवाज उठाई. ही इज सेइंग दैट देयर शुड बी अ रिफॉर्म ऑफ द आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स, pointing out that in the absence of a comprehensive change, the world body today faces a crisis of confidence. अगर आप इंडिया को, अगर आप जापान को, अगर आप बाकी डिजर्विंग कंट्रीज को उनकी बनती जगह नहीं दोगे, so this body is not going to exist for long. तो इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं. India has been at the forefront of demanding reform in the United Nations, particularly in the principal organ, that is Security Council, for decades, staking its claim as one of the world's largest economies, most populous countries, with a track record in promoting a rules-based international order and contributing to the peacekeeping through United Nations peacekeeping forces. So we deserve it. और जो present permanent members हैं, who are these people? These countries are also having a veto power. अगर इंडिया चाहे कि किसी टेररिस्ट को जो पाकिस्तान में है उसे एक टेररिस्ट घोषित करवाया जाए यूनाइटेड नेशंस से, ताकि उसके एसेट्स फ्रीज हों, उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लगें और पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर आए कि उसके पास एक टेररिस्ट है, तो ऐसे फैसले को चाइना, विच इज अ परमानेंट मेंबर, वो इसे वीटो कर देता है. दिस हैपेंस व्हाई? बिकॉज चाइना का पाकिस्तान एक अच्छा अलाय है. सो इंडिया वांट्स अ वीटो कैरिंग पावर. अभी ये पावर है परमानेंट मेंबर्स के पास. There are 5 permanent members in United Nations Security Council. These are US, UK, France, Russia and China. अगर यूरोप की बात करें, फ्रांस से ज्यादा पावरफुल है जर्मनी. And these countries are not that powerful as they were in 1940s. Neither is UK nor is Russia. So they cannot claim leadership of United Nations Security Council when the deserving countries like India, Japan, Brazil, Germany, they are not having a permanent membership. तो इंडिया ने इन सभी कंट्रीज के साथ मिलके एक ग्रुपिंग बनाई which is known as G4. There is no permanent membership to any country from African, Australian और South American continent. तो इन कॉन्टिनेंट्स को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता सिक्योरिटी काउंसिल में. एंड कम से कम एक देश जो इन कॉन्टिनेंट्स में सबसे पावरफुल है, डेमोक्रेटिक है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है और जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको जगह मिलनी चाहिए. सो यू कैन सी ब्राजील फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इंडिया, जर्मनी विच इज द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन कंट्री दीज डेज, जापान द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ एशिया, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो दीज कंट्रीज दे हैव बीन इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग. ऑल दीज कंट्रीज आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग कि इस बॉडी को, यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म किया जाए. बट जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू एग्री ऑन एनीथिंग. कुछ भी रिफॉर्म से रिलेटेड ये नहीं चाहते कि ऐसा हो. एंड वी हैव रिसेंटली सीन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर फेलिंग द वर्ल्ड. ये नहीं वो कर पा रही जो इनसे एक्सपेक्टेशन है. और इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो अब डिजर्व करती हैं कंट्रीज, उनकी रिप्रेजेंटेशन या तो बिल्कुल नहीं है या वो बहुत कम है. एंड द पावरफुल कंट्रीज, दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, दे डोंट वांट टू गिव अप द पावर दैट दे प्रेजेंटली हैव. बट द सिल्वर लाइनिंग, द पॉजिटिव थिंग जो हमें इस एनिवर्सरी से एज इंडियंस दिखी, दैट वाज ऑल मेंबर कंट्रीज दे प्लेज्ड टू अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस. और अगर अपग्रेडेशन होगी तो इंडिया को तो डेफिनेटली ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा जगह मिलेगी और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने स्पीचेस दी और उनको एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया गया इन न्यूज़पेपर्स. सो वी कैन सी द कंट्रास्ट बिटवीन दीज टू लीडर्स, दीज टू कंट्रीज. प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही फोकस्ड ऑन इंडियाज ओन रोल एट द वर्ल्ड स्टेज एंड नीड ऑफ रिफॉर्म. तो उन्होंने अपने देश की बात की कि हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, पीस को, और उन्होंने पाकिस्तान की बिल्कुल बात नहीं की. ऑन द अदर हैंड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, his speech had 1/3 of attention on India. So he focused less on Pakistan and he launched
द सेम अटैक ऑन इंडिया। और इंडिया ने अपने एक डिप्लोमेट से इसका रिप्लाई करवाया। सो इंडिया ने इतना जरूरी नहीं समझा दैट सेम थिंग्स दैट पाकिस्तान कीप्स ऑन सेइंग दैट इंडिया इज अ Hindu nationalist majoritarian country abusing minorities and all these things. So India ने इस पे ज्यादा attention नहीं दी. One of our diplomats he replied to Pakistan's Prime Minister. India focused on the larger picture. This was all about monthly current affairs for the month of September. तो अगर आप next month भी एक ऐसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, you can subscribe, you can press the bell icon and आप सभी notifications को on कर सकते हो. And we would love to hear from you in the comment section if this video was actually helpful to you or not. And if YouTube doesn't update you about the videos, तो आप Instagram पे भी हमें follow कर सकते हो. We are available as Launchpad Education on Instagram as well. That is all for this video. We will interact through other current affair videos on this channel. So see you in the next video. Thank you very much.